रवि एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे, कोयल और विजय। उसके बच्चे हमेशा उसका दरवाजे पे इंतजार किया करते थे। पापा आ गए, पापा आ गए। माँ देखो पापा आ गए। और फिर सीता रवि की मदद करती थी लकड़ियों को नीचे उतारने में। बाप रे बाप, आज तो ये बहुत वजन है। हाँ, कल ही मिस्त्री ने कहा था कि उसे मोटी और वजन लकड़ियाँ चाहिए कुछ तबले बनाने के लिए। बोल रहा था अगर मोटी लकड़ी दे दूं तो वो मुझे 1000 रुपए देगा। 1000? हाँ, इसीलिए तो सुबह से इस लकड़ी को काट रहा था। तू मेरे लिए चाय बना, वो आता ही होगा। हाँ हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए तब तक। सीता ने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। तभी उनके दरवाजे पे खटखट हुई। पापा, मिस्त्री चाचा आए हैं। रवि तुरंत वहां पहुंच गया। आपका ही इंतजार कर रहा था। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही लग रही है, बहुत मोटी है। मिस्त्री उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो उठा ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, तुम इतना वजन अकेले कैसे उठा कर लाए? अब तो आदत हो गई है, मुझसे तो अकेले नहीं उठेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसे छोड़ने। हाँ। मिस्त्री ने रवि को 1000 रुपए दिए और बस तभी सीता 2 कप चाय लेकर आई। मिस्त्री और रवि एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पास शहर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। उन्हें शुद्ध कारीगरी वाला फर्नीचर चाहिए। पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। मुझे ऐसी मोटी लकड़ी और लगेगी। ठीक है भाई, मैं ला दूंगा। बहुत अच्छे, फिर सीधा मेरे कारखाने में ही छोड़ देना। वैसे भी ये बहुत भारी है। हाँ भाई, क्यों नहीं। चाय पीने के बाद रवि वो बड़ी सी लकड़ी उठाकर मिस्त्री के साथ चल पड़ा। मिस्त्री के कारखाने में उसने वो लकड़ी रख दी और मिस्त्री को प्रणाम करके वापस अपने घर लौट आया। घर लौटते ही उसकी पत्नी ने खुशी खुशी बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, ये सब भगवान की कृपा है। रवि ने वो पैसे सीता को दे दिए। इससे बच्चों की स्कूल फीस भर देना। इन दोनों की फीस 800 रुपए है। बचे हुए पैसों से घर का थोड़ा राशन भी ले आऊंगी। ठीक है। अगले ही दिन सीता ने स्कूल फीस भर दी और थोड़ा सामान भी खरीद लिया। हे भगवान, अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी पैसों का सोचना नहीं पड़ेगा। माँ, हम लोग अमीर बन जाएंगे ना? तुम लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पैसों का तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान जी है, वो देख लेंगे। यहाँ जंगल में रवि भी बहुत खुशी खुशी मोटा पेड़ काट रहा था। इस बड़े से पेड़ के 3 बड़े टुकड़े काटूंगा। कम से कम 3000 तो मिल ही जाएंगे। पैसों का सोच सोच के रवि खुश था। उसने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और फिर इसे अपने कंधे पे लाद के वो गांव की ओर चल पड़ा। रवि ने मिस्त्री के कारखाने में वो बड़ा टुकड़ा रख दिया और मिस्त्री ने उसे 1000 रुपए दे दिए। पैसे पाकर रवि बहुत खुश था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रवि बड़े बड़े पेड़ काटकर मिस्त्री को बेचा करता था। फिर एक दिन रवि एक बहुत ही बड़ा पेड़ काटने लगा। पेड़ कटने ही वाला था, पर फिर इस बार उससे एक गलती हुई। वो पेड़ सीधा उस पर ही गिरा। रवि की चीख सुन दूसरे लकड़हारे दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने वो पेड़ हटाया और रवि को तुरंत अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने रवि का इलाज शुरू किया। सीता और उसके बच्चे भी अस्पताल आ गए। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना माँ? हाँ हाँ, भगवान है ना, उन पर भरोसा रख। डॉक्टरों ने काफी समय तक रवि का इलाज किया। फिर वो सीता के पास आए। पेड़ के गिरने से इनकी 2 पसलियां टूट गई हैं। हे राम, इनका ऑपरेशन करना होगा। उसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पति ही हमारे घर का करता धरता थे। फिर आप कुछ दिनों में इन्हें घर ले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। पूरा परिवार आंसुओं में डूबा था।
रवि कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद रवि को घर लाया गया। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से आएगी? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका सहारा भगवान होता है। फिलहाल मेरे पास 5,000 रुपए बचे हैं। अब कम से कम और सस्ते से सस्ता सामान खरीदना होगा। कोयल और विजय, तुम दोनों पिताजी के पास रहो, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सीता बाजार के लिए निकल गई। बाजार में वो सब्जियों का दाम पूछने लगी। आलू कैसा है भाई? 30 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? अभी सब जगह यही दाम है, लेना हो तो लो। सीता हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर अचानक बाजार के कोने में जादू से एक बैंगन की दुकान प्रकट हुई। अरे बेटी, बैंगन ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है माँ जी? 10 रुपए किलो। सस्ता दाम सुनकर सीता ने तुरंत 1 किलो बैंगन खरीद लिए और फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ी और वो जादू से प्रकट हुई बैंगन की दुकान गायब हो गई। जब सीता घर पहुंची, माँ, तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हूँ, तुम लोगों को बैंगन का भरता खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे भी मिल जाते। जो है उसी में। हे राम! सीता विजय को डांटने ही वाली थी कि उससे पहले उन सबके सामने बैंगन का भरता और पराठे आ गए। ये कहाँ से आ गए? क्या पता माँ, अब तक तो ये यहाँ नहीं थे। पर कैसे? रुको माँ, काश मेरे पास ढेर सारे खिलौने होते। और बोलते ही बोलते उनके पास खिलौने आ गए। बाप रे, मैं तो तभी मानूंगी जब मेरे पति ठीक हो जाएंगे। और तुरंत रवि ठीक हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया। सीता अपने आंसू रोक नहीं पाई। धन्यवाद, धन्यवाद जादुई बैंगन। सीता और बच्चों ने रवि को गले लगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रवि और सीता की सारी परेशानियों का समाधान हो चुका था। पूरा परिवार खुश। फिर एक एक करके सभी अपनी इच्छा के अनुसार चीजें मांगने लगे। हे जादुई बैगन, मुझे इतने पैसे दे जिससे ना सिर्फ मैं परिवार का गुजर बसर कर सकूं, बल्कि गरीबों की मदद भी कर पाऊं। रवि के सामने ढेर से पैसे और सोने के सिक्के आ गए। हे जादुई बैंगन, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए और उसके बाहर 2 गांव माता भी चाहिए। और देखते ही देखते सीता और रवि का घर एक आलीशान हवेली में बदल गया। माँ, गौ माता की आवाज आ रही है। जब सब लोग बाहर आए तो उनके आंगन में 2 गायें थी। सीता बहुत खुश थी। वो लोग वापस अंदर गए। और क्या मंगवा सकते हैं हम? हमारी जरूरत की हर चीज हमें मिल चुकी है बच्चों। अगर हम और मांगते रहे तो हमारा लालच ही बढ़ता जाएगा। और लालच का कोई अंत नहीं होता बच्चों। सीता ने वो जादुई बैंगन अलमारी में रख दिए और उस दिन से रवि और उसके परिवार ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब से वो बस गरीबों के लिए ही धन मांगते थे। उनका जादुई बैंगन एक जरिया बन गया जिससे भगवान जी गरीब बच्चों की मदद करने लगे। और वो जादुई बैंगन रवि और सीता को ही मिला क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा का उद्देश्य रखते थे। मनोज के 2 बेटे थे, चिंटू और पिंटू। जहाँ चिंटू पढ़ाई लिखाई में होशियार और आज्ञाकारी था, वहीं पिंटू का दिमाग बस खेल कूद और मौज मस्ती करने में लगा रहता था। एक दिन पिंटू स्कूल से लौटकर अपने पिताजी से बोला, पापा, एक खुशखबरी है, मैं फेल हो गया हूँ। क्या तुम फेल हो गए? तो ये खुशखबरी कैसे हुई? अब आपको मेरी नई किताबें खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पुराने क्लास में पुरानी किताबों से ही काम चल जाएगा। हे ईश्वर, इस लड़के को थोड़ी बुद्धि देना। पुरानी क्लास की फीस भी तो दोबारा भरनी पड़ेगी। माफ करना पापा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चिंटू पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। उसने मेरा सर ऊंचा कर दिया।
क्या तुमने कभी मेरा सर ऊंचा करने वाला कोई काम किया है? पापा, कल रात ही मैंने आपके सिर के नीचे तकिया लगाया था, भूल गए क्या? एक दिन चिंटू पिंटू की माँ ने उनके पापा से कहा, हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है। चिंटू का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, इसलिए उसे आगे पढ़ना चाहिए। लेकिन पिंटू की किताबों में कोई रुचि नहीं है। उसे व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा तभी वो जिंदगी में सफल हो पाएगा। ठीक कहा तुमने। मनोज ने पिंटू को बुलाकर कहा, पिंटू, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूँ। इनके अलावा मैं तुम्हें पूरे साल कोई रुपए नहीं दूंगा। इस साल इन 1000 रुपए को इन्वेस्ट करके ही तुम्हें और पैसे कमाने हैं और पूरे साल का खर्च निकालना है। पिंटू 1000 रुपए पाकर खुश हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ 1000 रुपए से उसका पूरे साल का खर्चा कैसे चल पाएगा। पिंटू गांव में घूमने निकल गया। उसने एक किसान को खेत में काम करते देखा। हमारा भी तो एक खेत है जिसे पिताजी किसी काम में नहीं लेते। क्यों ना मैं उस खेत में कुछ उगाऊं और फिर बाजार में ले जाकर बेचूं। पिंटू बीज खरीदने बाजार गया। दुर्भाग्य से वह अर्जुन नाम के एक चालाक और बेईमान दुकानदार के पास पहुंच गया। दुकानदार ने पिंटू को नादान समझकर उसे बैंगन के बेकार बीज दे दिए। पिंटू ने जब बैंगन की फसल उगाई तो अंदर से सारे बैंगन सड़े हुए निकले। लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। इन सड़े हुए बैंगनों को तो कोई भी नहीं खरीदेगा। पिंटू ने बैंगनों को ऐसे ही छोड़ दिया और वह निराश होकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। पिंटू ने देखा कि गांव के कई लोग नदी पार करके दूसरे गांव जा रहे हैं और उन्हें नदी पार करने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि नदी में एक ही नाव है। पिंटू ने बचे हुए पैसों से एक नाव खरीद ली और लोगों को नदी पार कराने लगा। नदी पार कराने के काम में पिंटू को बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन कमाई बहुत कम होती। वह दिन भर में 100 भी नहीं कमा पाता। एक दिन जब वह अपने खेत पर वापस लौटा तो उसने देखा कि खेत के बैंगन हाथी जितने बड़े हो गए हैं। सड़े हुए लेकिन बड़े बैंगन, इनका मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्यों ना मैं इन बड़े बैंगनों से नाव बनाऊं? हो सकता है लोग बैंगन की नाव में घूमना फिरना पसंद करें। पिंटू ने एक बड़ी आरी का जुगाड़ किया और बैंगन को बीच में से काटा। फिर बैंगन के बीज के सड़े हुए बीज निकालकर फेंक दिए और बैंगन में बैठने की जगह बना दी। उसने जब बैंगन की नाव नदी में उतारी तो वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। पिंटू ने हर एक आदमी से बैंगन की नाव की सवारी के 200 वसूले। इस तरह वह एक दिन हजारों रुपए कमाने लगा। जब एक बैंगन पानी में गलकर बेकार हो जाता तो पिंटू खेत से दूसरा बैंगन ले आता और उसकी नाव बना लेता। सिर्फ नाव ही क्यों, बैंगन में अगर मैं एक झोपड़ी भी बना लूं तो इस नाव में ही रहने का इंतजाम भी हो जाए। पिंटू ने इस बार बैंगन को बीच से आधा ना काटकर पूरे बैंगन की इस तरह से कटिंग की कि बैंगन में नाव के साथ साथ एक झोपड़ी भी निकल आई। दूर दूर से लोग बैंगन के बोट हाउस का लुत्फ उठाने आने लगे। पिंटू ने अपने खेत के सभी बैंगनों के बोट हाउस बनाकर नदी में उतार दिए। पिंटू की कमाई लाखों में पहुंचने लगी। वाह पिंटू, तुमने साबित कर दिया कि भले ही तुम्हारा किताबों में मन नहीं लगता, लेकिन तुम एक काबिल इंसान हो। उधर वह दुकानदार जिसने पिंटू को बेकार बीज दिए थे, पिंटू की कमाई देखकर क्रोध से भर गया। दुकानदार अर्जुन एक दिन नकली सरकारी अधिकारी बनकर ब्लॉक के जल विभाग कार्यालय में घुस गया और उसने नदी पर बने डैम का पानी छोड़ दिया। नदी में बाढ़ जैसी आ गई और पिंटू के सभी बोट हाउस बह गए। अर्जुन जाकर पिंटू से बोला, क्यों छोटे, कैसी रही? बाढ़ देखकर मजा आया? तो तुमने ही डैम का पानी छोड़ा था? हाँ, मैंने ही छोड़ा था और मैंने ही बच्चा समझकर वो सड़े हुए सारे बीज भी तुम्हें दे दिए थे। तुमने उन बीजों से बहुत पैसे कमा लिए, अब तुम उनसे कमाई नहीं कर पाओगे। तुमने मुझे बच्चा समझकर गलती कर दी। मैंने एक बड़े बैंगन के बीज बचा कर रखे थे, इसलिए मैं बैंगन दोबारा उगा सकता हूँ। और मैंने तुम्हारी आवाज इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। तुमने अभी कबूल किया कि डैम का पानी तुमने ही छोड़ा था। पिंटू ने पुलिस स्टेशन जाकर
अर्जुन की शिकायत कर दी। गैर आधिकारिक तरीके से पानी छोड़ने के जुर्म में अर्जुन को जेल हो गई। पिंटू ने अपने पास रखे बीजों से दोबारा बड़े बैंगन उगाए और उसका बोट हाउस का काम दोबारा शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे। मुझे नया ब्रश लाकर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है, अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा, देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है। 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता, मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए। गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे, वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे मालिक। अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है। वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीनकर फरार हो गए। चोर चोर, कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूँ? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। 2 तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम एक तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती। बेटा, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह 1 वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी, पिताजी, मालू, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक, सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो,
अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया। उसने अपनी नौकर के साथ मिलकर तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं।